आज हम लोग क्लास 11 में चैप्टर 1 के अंतर्गत सेट प्रारंभ कर रहे हैं क्लास में मैथमेटिक्स के अंतर्गत। और यहाँ पर हम लोग फर्स्ट चैप्टर जो हम लोग सेट पढ़ेंगे वो सेट हम लोग यहाँ पर, यदि आप लोग 9th क्लास में एडवांस मैथ पढ़े होंगे तो आप लोग को वहां पर भी सेट मिला होगा पढ़ने के लिए। लेकिन यदि आप एलिमेंट्री मैथमेटिक्स केवल पढ़े हुए हैं तो सेट के बारे में ज्यादा जानकारी आप लोग को नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ पर 11th क्लास में आकर के सेट के बारे में हम लोग जानकारी करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर होता है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसके अंतर्गत हम लोग को सेट के अंतर्गत फर्स्ट टॉपिक हम लोग को पढ़ना है समुच्चय और उसका निरूपण, सेट्स एंड दियर रिप्रेजेंटेशंस, जिसमें फर्स्ट पार्ट सेट है और सेकंड पार्ट उसका रिप्रेजेंटेशन है। तो सेट का मतलब होता है कि हम लोग जनरली पीछे की क्लासों में हम लोग पढ़ चुके हैं कि नेचुरल नंबर को हम लोग n से सूचित करते हैं, होल नंबर को w से सूचित करते हैं, इंटीजर्स को i से z से सूचित करते हैं। वो सारा हम लोग जो पीछे पढ़े हुए हैं उसको देखिए यहाँ समुच्चय के अंतर्गत हम यहाँ पर लिखे हुए हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को n से, सेट ऑफ इंटीजर्स को z से, सेट ऑफ रेशनल नंबर को q से और सेट ऑफ रियल नंबर को r से। ये यदि ये ऐसे दिया गया है और यदि इसी पर प्लस का चिन्ह लगाया गया हो तो वो पॉजिटिव नंबर्स के लिए केवल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर्स और सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए ये जो समुच्चय का नाम जो दिया गया है इसी से हम लोग जनरली सूचित करते आ रहे हैं। पीछे की क्लासों में 9th और 10th में हम लोग पढ़े हुए हैं कि इसको हम लोग ऐसे सूचित करते हैं। ठीक है, अब समुच्चय का परिभाषा हम लोग देख लेते हैं। समुच्चय का प्राइमरी जो डिफिनीशन है वो उसका मतलब ये होता है कि कुछ ऐसा जो संग्रह हम लोग कर रहे हैं उस संग्रह को यदि हम लोग किसी के सामने हम लोग रखें, सभी के लिए यदि वो ट्रू हो यानी सत्य हो तो हम लोग कहते हैं कि वो सेट है। जैसे मान लीजिए नेचुरल नंबर का हम लोग सेट लेंगे, यदि ये लिखा हुआ है यहाँ पर नेचुरल नंबर के सेट में यदि हम लोग 0 लगा देते हैं, 0 1 2 3 से स्टार्ट करेंगे और उसको किसी के सामने रखेंगे तो जानकार आदमी वो बताएगा कि उसमें 0 नहीं होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होती है। तो वहां पर विवाद उत्पन्न हो जाएगा, इसलिए वो सेट, वो जो हम लोग संग्रह जो रखे हुए हैं वो सेट नहीं होगा। इसलिए हम लोग जो भी लिखेंगे, सुपरिभाषित का मतलब यहाँ पर यही हुआ, सुपरिभाषित का मतलब जो सभी के लिए सत्य हो, पूरा मानव जाति के लिए सत्य हो, उसे हम लोग सुपरिभाषित कहेंगे, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हम लोग समुच्चय को जनरली समुच्चय को हम लोग किस चीज से डिनोट करते हैं, इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल नंबर से यानी कि बड़े अक्षरों से सूचित किया जाता है। लेकिन उसमें जो हम लोग उस सेट में जो हम लोग अवयव, जो चीज वस्तु को हम लोग संग्रहित करते हैं उसको हम लोग अवयव बोलते हैं, एलिमेंट। और उस एलिमेंट को अंग्रेजी वर्णमाला के स्मॉल लेटर से प्रदर्शित किया जाता है यानी डिनोट किया जाता है। तो दूसरा पॉइंट हमारा वही है। तीसरा पॉइंट है कि यदि ए किसी समुच्चय ए का यानी कैपिटल ए, यहां पर देखिए समुच्चय को हम लोग लिखे हुए हैं, अवयव है तो इसे ए एलिमेंट ऑफ ए पढ़ते हैं। ठीक है, और ये एलिमेंट जो है वो एप्सिलॉन है, जिसका नाम हम लोग एप्सिलॉन बोलते हैं, लेकिन हम लोग शॉर्टकट में पढ़ते हैं ए एलिमेंट ऑफ ए, यानी कि ये जो ए है वो समुच्चय ए का अवयव है। इस स्थिति में हम लोग ये जो समुच्चय का परिभाषा हम लोग पढ़े हुए हैं, इसके बाद इसी पर आधारित हम लोग प्रश्नावली 1.1 हम लोग बनाएंगे। लेकिन इसके बाद अभी हम लोग टाइप ऑफ ये रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे, समुच्चयों का निरूपण कितने प्रकार से होता है, उसी में हम लोग देखेंगे कि सेट को हम लोग किस किस तरीके से लिख सकते हैं और किस किस तरीके से उसको हम लोग एकत्रित कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग टाइप ऑफ सेट्स रिप्रेजेंटेशन के विधि देखते हैं हम लोग। ठीक है, और यहां पर हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट फॉर्म है हमारा रोस्टर फॉर्म, इसको हम लोग रोस्टर रूप या रोस्टर फॉर्म कहेंगे, या इसका दूसरा रूप नाम होता है सारणीबद्ध रूप, उसको भी हम लोग सारणीबद्ध रूप कहते हैं। ऐसे रोस्टर फॉर्म के रूप में ही हम लोग जानते हैं। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है कि इस विधि में समुच्चय के अवयवों को एक दूसरे से कॉमा द्वारा अलग अलग करके लिखा जाता है और सारे अवयवों को मझोला कोष्ठक यानी कि मिडिल कोष्ठक के मिडिल ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। जैसे हम लोग जानते हैं यहाँ पर कि मान लीजिए कि ए बराबर हम ले लेते हैं ए बी सी डी, ऐसे कोमा देते हुए हम लोग मिडिल कोष्ठक में लिख देंगे। या मान लीजिए कि अंक में लिखना है, दूसरा पॉइंट हम लोग यहाँ पर कर देते हैं बी बराबर 1 2
3 4। ये इस रूप में यदि रहेगा तो इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म कहेंगे, और ये लिखना बहुत आसान ही है। किसी भी हम लोग वस्तु को ऐसे कमा द्वारा अलग अलग करके मोधुला कोष्ठक में लिख देंगे, लेकिन ध्यान देना है कि इस मिडिल ब्रैकेट के अंदर वैसा अवयव जो 2 बार हो नहीं लिखेंगे, क्योंकि कोई भी मिडिल कोष्ठक के सेट में कोई भी एलिमेंट केवल और केवल एक बार होता है। इसलिए यहां पर हम लोग लिख सकते हैं नोट में फर्स्ट पॉइंट कि समुच्चय में समान अवयवों को एक बार लिखा जाता है, एक बार लिखा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम लोग मान लीजिए कि इसी में एक और हम एलिमेंट 4 रख रहे हैं तो ये सेट नहीं होगा, क्योंकि इस सेट के अंतर्गत इसके अंतर्गत ये गलत साबित हो जाएगा। इसलिए हम लोग याद रखेंगे कि किसी भी सेट में कहीं से भी हम लोग कुछ भी चीज एकत्र कर रहे हैं तो उसमें यदि समान अवयवों की संख्या एक से अधिक है तो हम लोग सेट में जब मोधुला कोष्ठक में हम लोग लिखना प्रारंभ करेंगे उस समय केवल एक ही बार लिखेंगे। ठीक है। सेकेंड पॉइंट होता है इसका समुच्चय निर्माण रूप। ठीक है। सेट बिल्ड फॉर्म इसको बोला जाता है, और इसका दूसरा नाम भी होता है गुण प्रकटीकरण रूप। उसको भी हम लोग, जिसमें अवयवों के गुण को, क्वालिटी को हम लोग वहां पर प्रदर्शित करते हैं। इसमें देखिए क्या लिखा गया है कि इस विधि में समुच्चय के प्रत्येक अवयवों का उभयनिष्ठ गुणधर्म होता है। इसमें जितने भी एलिमेंट होते हैं, ये जितने एलिमेंट हमको यहाँ पर दिए गए हैं, सबका एक कॉमन होता है गुणधर्म, और उसी कॉमन गुणधर्म को हम लोग वहां पर लिखेंगे उसको, और लिखने के बाद हम लोग उसी को समुच्चय निर्माण रूप कहेंगे। और समुच्चय निर्माण रूप लिखने का क्या तरीका होता है, जैसे मान लीजिए कि यही उदाहरण हम ले लेते हैं, फर्स्ट वाला उदाहरण जो यहां पर हम लोग लिखे हुए हैं ABC D यहां पर, और हम लोग जानते हैं कि इसका उभयनिष्ठ यानी कॉमन गुणधर्म क्या है। यहां पर हम लोग जानते हैं कि ये अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर है। ठीक है। तो अंग्रेजी वर्णमाला का ये जो अक्षर है वो कहां तक है, कैसे लिखेंगे, तो इस जितने भी अंग्रेजी वर्णमाला के ये अक्षर है सबको हम लोग एक ही चीज से डिनोट करेंगे, X से या Y से या Z से। यानी ध्यान दीजिएगा कि समुच्चय निर्माण सेट बिल्डर फॉर्म जब हम लोग लिखेंगे तो उस समय सबसे पहले हम लोग यहां पर X लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद हम लोग कलम चिन्ह का प्रयोग करेंगे। कलम चिन्ह का प्रयोग करेंगे, इसमें 2 पार्ट होता है। फर्स्ट पार्ट यही होता है कलम चिन्ह के पहले, और कलम चिन्ह के बाद इसी के गुण के बारे में हम लोग यहां पर प्रदर्शन करते हैं, यानी कि उसको डिनोट करते हैं। तो ये क्या है, तो लिखेंगे इसी के बारे में कि X एक अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर है। X एक अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में तो अक्षर D तक ही नहीं होता है, Z तक होता है। तो यहां पर हम लोग क्या लिख देंगे, और X इक्वल टू D। हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि X बराबर D तक है। वो X एक अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर है, और यहां पर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं A लेस देन इक्वल टू X लेस देन इक्वल टू D। ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं कि X जो है हमारा A से लेकर के D तक है। इसको जब हम लोग यहां पर प्रदर्शन किए हैं, ये गुण पर, इसके गुण पर आधारित है, इसलिए इसे हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म बताएंगे, यानी गुण प्रकटीकरण रूप भी इसको हम लोग कह सकते हैं। जैसे इसका दूसरा हम लोग उदाहरण जो लिए हुए थे, इसमें इसको भी यदि हम लोग गुण प्रकटीकरण के रूप में बदलें तो देखिए क्या होगा। हम लोग जानते हैं सबसे पहले हम लोग X लिखेंगे, कलम का चिन्ह करेंगे, और उसके बाद क्या है, ये प्राकृत संख्या है, लगातार गिनती की संख्या है। तो लिखेंगे X एक प्राकृत संख्या है, और प्राकृत संख्या तो इन्फिनिटिव होती है, लेकिन ये 4 तक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, X लेस देन इक्वल टू 4, या हम लोग इस टाइप से भी हम लोग लिख सकते हैं कि 1 लेस देन इक्वल टू X लेस देन इक्वल टू 4, ऐसे भी लिख सकते हैं। या यहां पर हम लोग X लेस देन 5 भी लिख सकते हैं, लेकिन X लेस देन 5 का मतलब 5 से छोटा सभी प्राकृत संख्याओं को इसमें हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है। तो यहां पर जो ये कलम है, कलम से पहले फर्स्ट पार्ट हो गया जो कि इस सारे अवयवों को सूचित करेगा, और कलम के बाद
इसी सारे अवयवों के उभयनिष्ठ यानी कॉमन जो गुणधर्म है उसको हम लोग यहाँ पर प्रदर्शित कर देंगे। यही है सेट बिल्डर फॉर्म और इसी पे आधारित हम लोग एक्सरसाइज बनाएंगे। हम लोग अब एक्सरसाइज 1.1 देखेंगे और इसको हम लोग जो अभी पीछे डिफिनीशन पढ़े उसी पे आधारित हम लोग इसको बनाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में हमको दिया गया है कि ये सारे जितने भी हम लोग को यहाँ पर कथन दिए गए हैं स्टेटमेंट, क्या ये स्टेटमेंट एक समुच्चय है यानी सभी के लिए सुपरिभाषित है। ठीक है, तो अब ध्यान देना है यहाँ पर कि सुपरिभाषित पहले ही बताया जा चुका है जो सभी के लिए सत्य है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसका देखिए क्या दिया गया है, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। यदि हमको यहाँ पर हम लोग को मालूम है कि इसको हम लोग सेट के रूप में लिख सकते हैं तो हम लोग लिख लेंगे भी। तो जेड से प्रारंभ होने वाले हम लोग का सेट क्या है, पहले है जनवरी, फिर है जून और फिर है जुलाई। और हम लोग जानते हैं कि जे से प्रारंभ होने वाले यही महीने में 12 महीने में यही 3 महीने होते हैं। और ये चीज यदि हम लोग किसी से भी पूछेंगे तो सबके लिए सेम होगा और जो सेट सबके लिए सेम है वही तो सुपरिभाषित है। इसी को हम लोग कहेंगे कि यह सुपरिभाषित है इसलिए समुच्चय है। तो लिख देंगे हम लोग कि यह सुपरिभाषित है, सुपरिभाषित संग्रह है। ठीक है, इसलिए यह समुच्चय है, हम लोग यहां पर लिख सकते हैं, इसलिए यह समुच्चय है। इसी तरह प्रत्येक क्वेश्चन में हमको लिखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। हम लोग को लेखक का नाम लिखना है इसमें और हम लोग जानते हैं कि लेखक का नाम बहुत सारा है। तो बहुत सारा लेखक का नाम हम लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ पर कोई मानक नहीं दिया गया है हम लोग को। तो हम लोग जब लिखेंगे, कोई एक आदमी लिखेगा तो उसके पसंद के जितने भी लेखक होंगे उस सबका नाम उस सेट में लिखेगा। दूसरा से लिखवाएंगे तो वो दूसरा अपना लिखेगा, अपना पसंद का, तो मैच नहीं कर पाएगा। यानी कि दोनों का या 3 आदमी यदि लिख रहा है तो तीनों का वो जो सेट होगा वो सेट मैच नहीं करेगा, यानी सेम नहीं होगा, समान नहीं होगा। और जब तक समान नहीं होगा तब तक वो सुपरिभाषित नहीं होगा। तो इसके नीचे हम लोग लिखेंगे कि यह सुपरिभाषित संग्रह नहीं है इसलिए यह समुच्चय नहीं है। क्लियर है, आप लोग लिख लीजिएगा इसको। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। 11 बल्लेबाज का मतलब हम लोग को क्रिकेट की बात हो रही है। तो हम लोग यदि भारत के बल्लेबाजों को चयन करना है तो यहाँ पर हम लोग भारत में है लेकिन विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का चयन करना है। हम लोग भारत से हैं तो हम लोग जाहिर सी बात है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा भारत को ही रखेंगे, या हम लोग हो सकता है कि कम नॉलेज होगा उसके अनुसार हम लोग अपने मन से कुछ भी लिख सकते हैं जो हमारे पसंद का होगा। इसमें जिसको हम अच्छा मानते हैं उसको हम लोग इस समुच्चय के अंतर्गत लिख सकते हैं। लेकिन इसमें भी बहुत सारे विषमताएं आएंगी, हम कुछ लिखेंगे कोई दूसरा कुछ लिखेगा, उस स्थिति में ये भी सुपरिभाषित नहीं होगा, इसलिए हम लोग लिख देंगे कि ये भी समुच्चय नहीं है। आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। हमारे क्लास में यानी क्लास 11 में यदि बच्चे एक क्लास में 100 बच्चे पढ़ रहे हैं तो सभी के लिए समान होगा, इसलिए यह सुपरिभाषित होगा। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर यह सुपरिभाषित संग्रह है इसलिए यह समुच्चय है। 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, इसका तो सेट बन सकता है। 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को हम लोग लिख देंगे 1, 2, 3 से लेकर के हम लोग 100 से कम के मतलब 99 तक। और हम लोग ये सेट किसी से भी पूछेंगे तो सबके लिए समान होगा, इसलिए इसको हम लोग लिखेंगे कि यह सुपरिभाषित संग्रह है इसलिए यह समुच्चय है। 6 नंबर क्वेश्चन, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। हम लोग जानते हैं कि लेखक प्रेमचंद जो थे राइटर, उनके द्वारा जो उपन्यास लिखे गए होंगे वो अनगिनत होगा नहीं, अनगिनत होगा भी तो उन्हीं द्वारा लिखे गए यदि उपन्यास का नाम लिखना है तो वो सभी के लिए समान होगा। कितना भी आदमी से हम लोग लिखाएं सबका सेट समान हो जाएगा। उस स्थिति में हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि यह सुपरिभाषित संग्रह है इसलिए यह समुच्चय है। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर लिखेंगे सभी संपूर्णांकों का संग्रह। यहाँ पर हम लोग सेट बना सकते हैं। संपूर्णांक में हम लोग लिख देंगे 2, 4, 6, 8, लेकिन इसमें ये नहीं भी आएगा कहां तक, तो हम लोग डाउनलोड करके छोड़ देंगे, ये इंफिनिटी तक जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग किसी से भी संपूर्णांक का संग्रह लिखवाएंगे तो वो यही सेट लिखेगा, सबके लिए समान हो जाएगा इसलिए सुपरिभाषित हो जाएगा। तो इसके नीचे हम लोग लिखेंगे कि यह सुपरिभाषित संग्रह है इसलिए यह समुच्चय है। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, जो हम लोग अभी चैप्टर स्टार्ट किया है, इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन होंगे सबसे किसी से भी हम लोग पूछेंगे तो सबका आंसर सेम ही मिलेगा, इसलिए यह सुपरिभाषित होगा। तो हम लोग लिखेंगे कि यह प्रश्नों का संग्रह सुपरिभाषित संग्रह है इसलिए यह एक समुच्चय है।
उसी तरह विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। तो खतरनाक जानवर तो कोई छिपकली से डरता है, कोई ककरोच से डरता है, कोई सांप से डरता है, कोई गाय से डरता है, कोई भैंस से डरता है। लेकिन हम लोग जब हम जिस चीज से डरते हैं उसको यदि हम लोग खतरनाक मान करके सेट में लिख देते हैं, तो मान लीजिए कि हम सांप से डर रहे हैं, तो कोई सपेरा यदि उसको सेट बनाने को हम लोग देंगे तो वो सांप उसमें नहीं लिखेंगे। या कुछ ऐसे आदमी भी होते हैं जो सांप से, गाय से, भैंस से, ककरोच से, छिपकली से नहीं डरते हैं, तो सबका सेट अलग अलग हो जाएगा, इसलिए सुपरिभाषित संग्रह नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि यह सुपरिभाषित संग्रह नहीं है, इसलिए यह समुच्चय नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हुआ। सेकंड क्वेश्चन में हम लोग को ये सेट दिया गया है और नीचे ऐसे भरने को दिया गया है। इसमें संकेत हम लोग को भरना है, ये एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट, यानी कि एलिमेंट और नॉट एलिमेंट। ठीक है, तो एलिमेंट तब भरेंगे जब ये अंक इसमें होगा, और नॉट एलिमेंट ये तब भरेंगे जब ये वाला नंबर जो है वो सेट में नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या भरेंगे, देखिए 5 जो है वो इस सेट में है, तो हम लोग ये भरेंगे एलिमेंट। 8 जो है वो इस सेट में नहीं है, तो नॉट एलिमेंट भरेंगे। 0 जो है वो इस सेट में नहीं है, तो नॉट एलिमेंट भरेंगे। 4 जो है वो इस सेट में है, तो एलिमेंट भरेंगे। 2 जो है वो इस एलिमेंट सेट में है, और 10 नहीं है, तो हम लोग क्या भरेंगे, नॉट एलिमेंट। ठीक है, हम लोग जो परिभाषा पीछे लिखे हुए थे नोट में, इस चीज को हम लिखे हुए थे कि यदि एलिमेंट है तो उसे ए एलिमेंट ऑफ ए लिखा जाता है। वही उसी परिभाषा पर यह क्वेश्चन है यहाँ पर, जिसको हम लोग बड़ी आसानी से बना चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसका हम लोग 2 और 3 देखते हैं। 3 और 4, 2 तक हम लोग बना लिए थे, 3 और 4। 3 में हम लोग को दिया गया है इसको रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए 3 नंबर क्वेश्चन को, और 4 नंबर क्वेश्चन को दिया है हम लोग को सेट बिल्डर्स फॉर्म में लिखने के लिए। ठीक है, तो हम लोग रोस्टर फॉर्म में इसको लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए कंडीशन जो दिया गया है उसी को, ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पर दिया गया है कि x एक पूर्णांक है, इंटीजर है, और वो इंटीजर के लिए यहाँ पर लिमिट दिया गया है कि -3 से 7 के बीच है। और हम लोग जानते हैं कि -3 से 7 के बीच कौन कौन सा पूर्णांक होता है, उसको हम लोग यहाँ पर लिख देंगे -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। यहां पर लेस देन लगा हुआ है, तो लेस देन का मतलब -3 से छोटा होगा और -3 से बड़ा होगा और 7 से छोटा होगा। तो -3 से बड़ा, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 7 से छोटा, 6 तक हम लोग लिख दिए हैं। ये हो गया देखिए रोस्टर फॉर्म में। उसी तरह इसको संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है, तो 6 से कम कौन कौन सी प्राकृत संख्या मिलेगी, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, उसी तरह अब यहां पर देखिए ये 2 अंकों की एक संख्या लिखनी है, 2 नंबर्स वाली कोई नंबर लिखना है इस सेट के अंतर्गत, लेकिन वो नंबर लिखना है जिसके डिजिट्स का योग 8 हो, यानी कि बोल रहा है कि जिसके अंकों का योग 8 है। तो हम लोग क्या करेंगे, 17, 1 और 7 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, तो 17 से स्टार्ट करेंगे। फिर उसके बाद हमको क्या मिलेगा, 26, 2 और 6 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। फिर उसके बाद 35, फिर उसके बाद 53, फिर उसके बाद 62, फिर उसके बाद 71, फिर उसके बाद 80। ठीक है, ये सारी संख्याएं हमको हो गई इसके अंतर्गत। इसमें एक अभाज्य संख्या है जो 7 की भाजक है, यानी कि 7 को कौन कौन सी संख्या विभाजित यानी कि डिविजिबल हुआ है, किस किस अंक से ये कट जाएगी, उसी को हम लोग लिखना है यहाँ पर। तो 1 से, 2 से, ये ध्यान देना है अभाज्य संख्या लिखनी है, तो 1 इसमें नहीं होगा, इसको छोड़ देंगे हम लोग, 2 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर उसके बाद 5 लिखेंगे, फिर इसके बाद हम लोग जानते हैं कि 7 होता है, 9 होता है, 11 होता है, आगे की किसी भी संख्याओं से ये नहीं कटेगी। तो बस यही हो गया हमारा 7 का भाजक, जो कि प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या, और हमको केवल प्राइम नंबर लिखना था तो हम लोग लिख चुके हैं। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, ये ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय है। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सेट रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए हम लोग को पहले ही जानते हैं कि इसके किसी भी एक से अधिक यानी कि समान अक्षरों को या समान वस्तुओं को सेट में एक से अधिक बार नहीं लिखा जाता है, उसी नियम का हम लोग यहाँ पर पालन करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले पहला अक्षर लिखेंगे, कोमा दे देंगे, दूसरा अक्षर लिखेंगे, कोमा दे देंगे, तीसरा अक्षर लिखेंगे, कोमा दे देंगे, फिर चौथा अक्षर लिखेंगे, कोमा दे देंगे, फिर ओ लिखेंगे, कोमा दे देंगे, फिर एन लिखेंगे, कोमा दे देंगे। ठीक है, यहां तक तो सारे डिफरेंट थे। देखिए फिर ओ आ गया, दोबारा ओ है तो ओ को छोड़ देंगे, एम लिखेंगे,
फिर इसके बाद दोबारा नहीं ई है तो ई पहले हम लोग लिख लेंगे, फिर दोबारा टी आ गया छोड़ देंगे, फिर आर आ गया इसको भी छोड़ देंगे क्योंकि पहले लिखे हुए हैं, और फिर हम लोग वाई लिख देंगे। यानी कि इसमें उसी अक्षर को हम लोग कॉमा द्वारा अलग अलग करके लिखेंगे जो इसमें है, लेकिन एक से अधिक बार वाला को हम लोग छोड़ देंगे, एक ही बार लिखेंगे उसको। तो इसमें देख रहे हैं कि आर जो है एक से अधिक बार है, ओ है, ठीक है, टी है, तो हम लोग उसको एक बार लिखे हैं। उसी आधार पर हम लोग वेटर का भी लिखेंगे, तो पहले बी लिखेंगे, उसके बाद ई लिखेंगे, फिर उसके बाद दोनों टी से एक लिखेंगे, इस ई को छोड़ देंगे क्योंकि पहले से हम लोग लिख चुके हैं, फिर यहां पर आर कर देंगे, ठीक है। अभी हम लोग देखें कि सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में हम लोग कैसे बदले, उसी का एक ठीक विलोम है ये रोस्टर फॉर्म है और उसको सेट बिल्डर फॉर्म यानी कि इस रूप में लिखना है, ठीक है। हम लोग पहले से ही जानते हैं और सब में एक सच दैट हम लोग लगा दिए हुए हैं, समय कम लगेगा। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग कॉमन गुणधर्म देखेंगे कि ये कौन सा ऐसा गुणधर्म है, क्वालिटी है जो सबको एक ही अंतर्गत लाता है। तो हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि ये 3 का मल्टीपल है, 3 का गुणज, तो हम लोग लिख देंगे यहां पर x 1 3 का गुणज है, ठीक है। और 3 का गुणज तो इंफिनिटी होता है, तो ये 3 का गुणज कहां तक है, तो हम लोग लिख देंगे और यहां पर लिमिट लगा देंगे x लेस देन इक्वल टू 12, ठीक है। लिखने के बहुत सारे तरीके हैं, यहां पर x लेस देन इक्वल टू हम लोग 12 भी लिख सकते हैं, या x लेस देन 13 लिख सकते हैं, या हम लोग लिख सकते हैं 3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 12, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं 3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 12, या हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 लेस देन x लेस देन 13, यानी कि 2 से 13 के बीच की वैसी संख्याएं जो 3 का मल्टीपल हो, यानी कि 3 से विभाजित हो जाए, उसे हम लोग इसके में लिखना है। यही गुणधर्म हमको इसमें प्राप्त हो रहा है, उसी चीज को हम यहाँ पर लिख देंगे। या इसको लिखने का एक और तरीका है, जैसे मान लीजिए लिखते हैं यहां पर x such that x इक्वल टू 3n, 3n हो गया, जहां यहां पर हम लोग दिखा देंगे कि n जो है स्मॉल n वो बड़ा n का है, यानी कि कैपिटल n का मतलब नेचुरल नंबर, और हम लोग लिख देंगे कि n का मान हमको कहां तक रखना है, लेस देन इक्वल टू 4 तक, यानी कि n का मान हम लोग 4 तक रख सकते हैं। तो n का मान यहां पर 1 रखेंगे तो हमको 3 मिल जाएगा, 2 रखेंगे तो 6 मिलेगा, 3 रखेंगे तो 9 मिलेगा, 4 रखेंगे तो 12 मिल जाएगा। क्लियर हुआ? या तो हम ऐसे लिखेंगे या ऐसे लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लिखने के बहुत सारे तरीके होते हैं, हम लोग को केवल सेट बिल्डर फॉर्म में इसको करना है। उसी तरह यहां पर देखिए 2 4 8 16 32, आप लोग देखिए, देख के बताइए कि क्या हो रहा है। यहां पर 2 के पावर 1 है, यहां पर 2 के पावर 2 है, यहां 2 के पावर 3 है, यहां 2 के पावर 4 है, यहां 2 के पावर 5 है, पावर में बढ़ रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, x बराबर 2 के पावर n, और ये जो n है वो प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर है, और वो n कहां तक है, तो 1 2 3 4 5 तक है, लेस देन इक्वल टू 5 कर देंगे यहां पर। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, इसको हम लोग यहां पर नीचे कर देते हैं, x सच दैट, अब देखिए 5 25, उसी तरह सेम यही क्वेश्चन ये भी है, देखिए 5 के पावर 1, 5 के पावर 2 को 25, 5 के पावर 3 को 125 और 5 के पावर 4 को 625 से हम लोग सूचित करते हैं। तो x बराबर हम लोग लिख देंगे 5 के पावर n, n एलिमेंट कैपिटल N, और ये कहां तक है, तो n लेस देन इक्वल टू 4 तक है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ये, इसमें देख रहे हैं आप लोग कि 2 4 6, यानी कि ये प्राकृत संख्या लगातार है, उसे हम लोग प्राकृत संख्या ही कहेंगे, और ये सम है तो सम कहेंगे, यानी कि इवन नेचुरल नंबर है, तो इवन नेचुरल नंबर को हम लोग लिख देंगे कि x एक प्राकृत संख्या है, सम प्राकृत संख्या है, सम प्राकृत संख्या है, ठीक है, और ये अनंत तक है, इसमें डॉट डॉट है, इसलिए यहां भी हम लोग जैसे इस प्रकार से ये इक्वेशन लिख रहे थे वो इक्वेशन यहां पर नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हम लोग देख रहे हैं 1 4 900, इसके गुण को हम लोग देखेंगे, 1 के स्क्वायर 1, 2 के स्क्वायर 4, 3 के स्क्वायर 9 और 10 के स्क्वायर 100, तो उसी को हम लोग लिखेंगे x सच दैट x इक्वल टू n के पावर 2 कर देंगे, यहां पर n नीचे आ जाएगा, और n जो होगा वो कैपिटल N होगा,
और वो छोटा n जो है वो कहां तक है, तो 10 तक है, तो n लेस देन इक्वल टू 10 लिख देंगे हम लोग यहाँ पर। n लेस देन इक्वल टू 10 का मतलब ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में n का मान हम लोग 10 तक रखेंगे, और वो n क्या है, नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, तो 1 से 10 तक रखेंगे, तो 1 यदि रखेंगे तो 1 मिलेगा, 2 रखेंगे तो 4 मिलेगा, 3 रखेंगे तो 9 मिलेगा, यानी कि सारा अवयव हम लोग को एलिमेंट जो है उसमें का प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग को फिर वही काम पीछे जो हम लोग बनाए थे क्वेश्चन, उसी अनुसार इसको भी हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पर रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, विषम पूर्णांक है, विषम प्राकृत संख्या है, ठीक है, ऑड नेचुरल नंबर है, और वो विषम प्राकृत संख्या हम लोग क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 7 लिखेंगे, डॉट डॉट कर देंगे, क्योंकि इसमें कोई लिमिट नहीं है कि कहां तक हम लोग को लिखना है, तो हम लोग ऐसे डॉट डॉट कर देंगे। यहां पर हम लोग को पूर्णांक लिखना है, देख लीजिए -1/2 से 9/2 के बीच का। -1/2 से बड़ा पूर्णांक क्या होता है हम लोग जानते हैं, ये इसका मतलब 0.5, और इससे बड़ा 0 हो जाएगा, तो 0 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, और 9/2 से छोटा, 9/2 का मतलब 4.5, तो 4.5 से छोटा 4 मिलेगा हमको, यानी कि टोटल पूर्णांक हम यहाँ पर लिख दिए हैं। यहाँ पर पूर्णांक ऐसा हम लोग को लिखना है जिसका स्क्वायर करने पर या तो 4 आए या 4 से छोटा रहे। तो क्या क्या मिलेगा, -2 मिलेगा, -1 मिलेगा, 0 मिलेगा, 1 मिलेगा और 2 मिलेगा, बस इतना ही मिलेगा, और कोई अंक हमको प्राप्त नहीं होगा जो इसको सेटिस्फाइड कर सके। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए लो एल शब्द का एक अक्षर है, पीछे हम लोग ऐसा क्वेश्चन बना चुके हैं, एल लिखेंगे, कोमा ओ कोमा वाई, फिर ए, इस एल को हम लोग छोड़ देंगे क्योंकि पहले से हम लोग एल लिखे हुए हैं। वर्ष के एक ऐसे महीने का नाम लिखना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं, तो फरवरी, फिर मार्च के बाद अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, ठीक है ना। ये वर्ष के ऐसे महीने हैं जिसमें 31 दिन 31 डेज नहीं होते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला का ऐसा व्यंजन जो के से पहले आता है, तो के से पहले वाला हम लोग को कॉन्सोनेंट लिखना है, तो लिखेंगे बी, सी, डी, ई छोड़ देंगे, एफ, जी, एच, आई छोड़ देंगे, जे, ठीक है। इतना हम लोग को कॉन्सोनेंट मिल गया। ठीक है, यहां पर क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है, मैचिंग करना है। तो इधर रोस्टर फॉर्म में है और इधर सेट बिल्डर फॉर्म में है, तो इसको भी हम लोग रोस्टर फॉर्म में ला देंगे और तब सबको कर देंगे। तो यहाँ पर एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है, तो 6 को काटने वाला अभाज्य संख्या कौन कौन होगा, 2 और 3। यहां पर देखिए 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या, 1, 3, 5, 7 और 9। यहां पर देखिए प्राकृत संख्या जो 6 की भाजक है, ध्यान दीजिएगा कि 6 से कटने वाली, 6 को जो जो विभाजित अंक कर देगी उस सबको लिखना है। 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 6 से कटेगा, बाकी किसी से नहीं कटेगा। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर मैथमेटिक्स शब्द का लिखना है, तो क्या लिखेंगे, एम कोमा देके ए, टी, एच, ई, फिर एम छोड़ देंगे, ए छोड़ देंगे, टी छोड़ देंगे, आई लिखेंगे, सी, एच लिखेंगे। आप लोग आसानी से मिला सकते हैं। देखिए 1, 2, 3, 6, ए को हम लोग 1 को हम लोग सी से मिला देंगे, 2, 3 को हम लोग इससे मिला देंगे, मैथमेटिक्स को इससे मिला देंगे। ठीक है, और एक जो ये बचा वो हमारा ये है, देख लीजिए। यानी कि फर्स्ट जो ये हम लोग प्रश्नावली अभी हम लोग पढ़े हैं वो परिभाषा पर ही आधारित था। हम लोग सेट के बारे में अभी हम लोग पढ़े हुए हैं कि सेट क्या है, सेट को कैसे प्रदर्शित किया जाता है, किस चीज को हम लोग सेट कहते हैं, सेट को किस किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है, ये पढ़े हैं। सेट आगे अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो सेट के बारे में विभिन्न गुणधर्मों को हम लोग पढ़ेंगे। आज के क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।